नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की। ये मुद्दा जुड़ा है गाजा से, जहां अमेरिका एक नया शांति प्रस्ताव लेकर आया है और इस प्रस्ताव ने भारत को एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई शांति का कोई नया रास्ता है या फिर ये संयुक्त राष्ट्र जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं उन्हें चुनौती देने की ये कोशिश? चलिए इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये नया शांति बोर्ड आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें कौन-कौन शामिल हो रहा है। इसके बाद भारत के लिए ये फैसला लेना इतना मुश्किल क्यों है, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स की क्या चिंताएं हैं, वो भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि भारत के पास आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस से भेजे गए एक न्योते से। देखिए, हुआ ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के करीब 60 देशों को एक न्योता भेजा है। न्योता है गाजा के लिए बनाए जा रहे एक नए शांति बोर्ड में शामिल होने का, जिसकी अगुवाई अमेरिका खुद करेगा। और इस लिस्ट में भारत, रूस और चीन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये है कि इस न्योते पर कौन कौन आ रहा है और कौन लोग हैं जो इस नई पहल की कमान संभालेंगे। अच्छा, तो कई बड़े और अहम देश तो पहले ही हाँ कह चुके हैं। लिस्ट देखिए। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई और तो और इजराइल, अर्जेंटीना और कनाडा भी। तो ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक तौर पर अहम ग्रुप बनता दिख रहा है। लेकिन कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है इसका नेतृत्व। देखिए, अमेरिका ने अध्यक्ष पद के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे किया है। और उनके साथ कौन है? जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और कई बड़े बड़े फाइनेंसर और नेगोशिएटर भी। मतलब यहाँ राजनीति, पैसा और कूटनीति सबका जबरदस्त कॉकटेल है। पर इस गेस्ट लिस्ट में एक पेंच भी है। रूस के राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा गया है, जिस पर यूके और यूक्रेन ने खुलकर अपना विरोध जताया है। तो मतलब ये है कि ये शांति की पहल शुरू होने से पहले ही तनाव और असहमति का सामना कर रही है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र में, यानी भारत के स्टैंड पर। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले पर अभी बातचीत चल रही है और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव साबित हो सकता है। तो आखिर भारत के लिए ये फैसला इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। अगर भारत शामिल होता है तो फायदे हैं, जैसे मानवीय मदद में लीड रोल निभा सकता है, पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है, और जाहिर है अमेरिका और बाकी साथियों से रिश्ते और गहरे होंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो चिंताजनक है। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इससे यूएन का जो ढांचा है वो कमजोर पड़ सकता है। फिर पाकिस्तान का इसमें शामिल होना भी एक फैक्टर है, क्योंकि एक ही मंच पर दोनों देशों का साथ काम करना हमेशा से एक डिप्लोमैटिक चैलेंज रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस बोर्ड का असली मकसद क्या है, इसका काम क्या होगा, इस पर अभी भी कोई साफ तस्वीर नहीं है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि जो विदेश नीति के एक्सपर्ट्स हैं वो इस प्रस्ताव की छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी चिंता क्यों जता रहे हैं। और अब एक ऐसी बात सामने आ रही है जो शायद चौंकाने वाली है। इस बोर्ड का परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो फीस रखी गई है वो है $1 बिलियन। जी हाँ, $1 अरब। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और इसी फीस वाली बात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का मानना है कि भारत को ये कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल और $1 अरब की फीस वाली बात यकीनन चिंताजनक लगेगी। सोचिए, एक तरह से ये पे टू प्ले मॉडल है, मतलब पैसे दो और सीट पाओ। ये उस पारंपरिक डिप्लोमेसी के बिल्कुल खिलाफ है, जहां हर देश की बात का वजन बराबर होता है, पैसे का नहीं। लेकिन चिंता सिर्फ पैसे की नहीं है। एक और बहुत बड़ी वैचारिक चिंता है, वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा दिया है कि ये शांति मॉडल जो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम है उसके बाहर भी काम कर सकता है। मतलब ये यूएन जैसी संस्थाओं से हटकर अपने अलग नियमों पर चल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश है या फिर पुराने नियमों को तोड़ने की? और इसी बात पर जोर देती हैं पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव। उनका साफ कहना है कि किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल होने से पहले ये परखना बेहद जरूरी है कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की इज्जत करता है, क्या वो यूएन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर चलेगा या उनके खिलाफ। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नया सिस्टम सालों से बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की नींव को हिला ना दे।
तो अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी बातों को देखते हुए भारत का अगला कदम क्या होगा और ये इतना बड़ा फैसला आखिर किस माहौल में लिया जाएगा? देखिए, भारत का ये फैसला हवा में नहीं लिया जाएगा। भारत इस पूरे रीजन में लगातार एक्टिव रहा है। याद कीजिए, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन गए थे। इसी साल 30 जनवरी को दिल्ली में अरब लीग के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई और खबर है कि अगले ही महीने प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया जा रहे हैं और हो सकता है कि इजराइल भी जाएं। ये सब दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी गहरी और संतुलित है। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ है भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धताएं, जैसे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन, यानी इजराइल के साथ साथ एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश, और दूसरी तरफ है इस नए जियोपॉलिटिकल माहौल का दबाव। भारत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकता है।